भी इस देश में पैदा होता। इस देश की एक और खासियत है, जब भी नेशनल क्राइसिस होती है कोई ना कोई ऐसे लोग निकल आते हैं ईश्वरीय प्रेरणा से, क्योंकि भारतीय धरती कभी वीर विहीन नहीं रही है। हमेशा से इस धरती में विवेकानंद, गांधी, दयानंद जैसे लोगों को, सरदार पटेल जैसे लोगों को पैदा किया, आज भी पैदा होंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ हम और आप मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं तो शायद अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में हम कामयाब होंगे। इतना ही कहने आया था। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। I am basically a pharmacist and I've done my foreign trade management from University of Bombay. Shortly I am going to present my project on foreign trade of India, wherein I have done a study of India's imports and exports before the independence of India and after the independence of India. And so during the course of study of the project, I have find that the import and exporting more to US rather than importing from India. So what is that which makes India insecure from USA? One. Second thing, where Mr. Dixit has said that the world market share of India is only 0.1%, but as on date it is only it's 0.6%. Mr. Dixit. Third thing I would like to ask him is if he talks of boycotting multinational companies by way of not investing in shares or by not using their products, how will the foreign companies have the confidence to invest in India? And if immediately this confidence is not there, what will be the effect of this on the Indian economy with immediate effect? आपने 3 सवाल किए हैं। पहले आखिरी सवाल का जवाब दे दूं कि अगर मल्टीनेशनल का हमने बॉयकॉट किया तो वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना। वो आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास खुद कुछ नहीं है। अमेरिकन मार्केट में रिसेशन इतना जबरदस्त है कि उनको अपना रिसेशन दूर करने के लिए कैपिटल की जरूरत है। इसलिए हिंदुस्तान में पिछले 7 वर्षों में जो एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, वो मुश्किल से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मुश्किल से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये क्यों हुआ है? इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट एक कारण है कि उनके पास आपके यहां इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है नहीं। अगर होता तो वो अपना रिसेशन पहले दूर करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट में पैसे की बहुत जरूरत है। इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करना ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। कोई भी देश फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डेवलप नहीं करता है, इंक्लूडिंग जापान। जापान ने भी अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए थे, चीन ने भी अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए थे। दुनिया में जितने देशों ने कुछ किया है आज तक वो सब डोमेस्टिक सेविंग्स के दम पर किया है। हम भी, मैंने आपसे कहा कि हमको मल्टीनेशनल के इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, जब हर साल हम 2 लाख करोड़ का डोमेस्टिक सेविंग्स कर रहे हैं। हमारे जीडीपी का 24% हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है और जीडीपी 8 लाख करोड़ का है। तो 2 लाख करोड़ अगर हम बचाते हैं एक साल में, तो ये 20,000 करोड़ से तो कितना गुना ज्यादा है जो मल्टीनेशनल लेके आए। और वो 20,000 करोड़ जो आया है उसके लिए आपने दे क्या दिया है उनको, इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपने 20,000 करोड़ देकर अपनी इकोनॉमी के साथ जो मोलेस्टेशन कराया है उसका आपको अंदाजा नहीं है। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो लोग भरोसा करते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं, और है नहीं उनके पास। सच्ची बात यह है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट होगा तो वो पहले अपने मार्केट का रिसेशन दूर करेंगे, क्योंकि अमेरिका में खुद बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं और कंपनियां आपस में एक दूसरे के कंपटीशन से बचने के लिए कार्टेल्स बना रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी जनरल मोटर्स के साथ समझौता किया, आईबीएम फोर्ड के साथ शामिल होने जा रही। तो ये सारे दुनिया में, यूरोप में भी यही हो रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर कार्टेल्स बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? क्योंकि एक दूसरे के कंपटीशन से बचना है। मार्केट में वैसे ही रिसेशन है, एक दूसरे के कंपटीशन में फंसेंगे तो और माल नहीं बिकेगा। इसलिए उनको वो समझ में आ रहा है, तो हमको ये बात समझनी चाहिए। इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट पे भरोसा मत करिए। 7 साल में अगर 20,000 करोड़ आया तो एक साल में कितना बैठता? 3-3,500 करोड़ बैठता। और 3-3,500 करोड़ क्या होता है? हमारे देश की नेशनल सेविंग्स 2 लाख करोड़ की है एक साल की, तो 3-3,500 करोड़ कुछ नहीं होता। इसलिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बिल्कुल बंद करिए। हमारे पास अपनी स्वदेशी पूंजी है, एक बात। दूसरी बात, उनका जो सवाल है कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, वो बात मैंने अपने ही लेक्चर में कही है कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आपके रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, तो वॉल्यूम आपका बढ़ता चला जा रहा है एक्सपोर्ट का, लेकिन आने वाली आमदनी आपको दिखाई नहीं दे रही।
तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट तो हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। पहले $1 का माल हमको बेचना है तो 18 रुपए का हिसाब का बैठता है, अब वही $1 का माल 40 रुपए का बैठ रहा है, तो आपको 18 से जब 40 दिखाई देता तो आपको दिख रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ गया। एक्चुअली एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, रुपए टर्म्स में नहीं, डॉलर टर्म्स में भी बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा, ये सही बात है क्योंकि आपका डिवैल्यू होता चला जा रहा। आने वाली इनकम जो आपकी एक्सपोर्ट की है वो खत्म होती जा रही है, और उससे भी ज्यादा जितना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है उससे ज्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा। अदरवाइज आपका ट्रेड डेफिसिट क्यों है? 1991 के साल में भारत सरकार के बजट में 3000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट था। आज आपके बजट में 18,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट होने के प्रोजेक्शन खुद वित्त मंत्री कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा? अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो ये ट्रेड डेफिसिट क्यों है? फिर आपका ट्रेड डेफिसिट इसीलिए है कि आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और जो पहली बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान का जो वर्ल्ड मार्केट में शेयर है इस समय, ये जो मैंने 0.01% का जो स्टैटिस्टिक्स दिया है वो प्लानिंग कमीशन के सर्वे की रिपोर्ट है दिसंबर 1997 की। दिसंबर 1997 हमारे देश के डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन प्रोफेसर मधु दंडवते ने एक सर्वे की रिपोर्ट रिलीज की थी दिल्ली में। वो रिपोर्ट हिंदुस्तान के तमाम अर्थशास्त्रियों के पास पहुंची है, उसका वो रिपोर्ट है, मेरा नहीं है। प्लानिंग कमीशन कहता है कि हमारा वर्ल्ड मार्केट में इस समय हिस्सा 0.01% से ज्यादा नहीं है। ये 0.6% की जो बात है ये 2 साल पहले का 0.6% 2 साल पहले का फिगर है। 1997 दिसंबर में हमारी स्थिति ये है, 0.01% पे हम आ गए। वर्ल्ड मार्केट में कोई हमारा एक्सपोर्ट का मतलब भी नहीं है। और एक और इसी से जुड़ी हुई एक आखिरी बात कि कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं करने चाहिए, उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। क्यों? आपके देश में लोगों के पेट को काटकर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो देश में भुखमरी हो जाएगी। हमारे पास खाने को आम नहीं है लेकिन हमारा एल्फेंजो एक्सपोर्ट हो रहा है, और आपके देश में खाने को प्याज नहीं है, ओनियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कर क्या रहे हैं आप? आपके देश की जनता को जो आम मिलना चाहिए वो आम मिलता है 100 रुपए का, मुश्किल से 20-25। आपके देश की जनता को जो प्याज मिलना चाहिए 3 रुपए किलो में वो मिलता 25 रुपए किलो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो एक्सपोर्ट करके जो आप कमाई कर भी रहे हैं वो खर्च कहां हो रही है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए।